हाँ जी दोस्तों, तो चैप्टर 1 हमारा खत्म हुआ, जिसके अंदर हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर एंड स्कोप की बात करी और 2 यूनिट के अंदर ही डिवाइड किया हुआ था। यूनिट 1 भी हमने खत्म किया, यूनिट 2 भी हमने खत्म किया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है और जो आपको चाहिए एग्जाम के लिए, एसेंशियल है एक तरीके से आपके लिए। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपके ही मॉड्यूल में जब यूनिट 2 खत्म हुआ तो उसके बाद 35 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसको कि मैं चाहता हूं आपको 1 बाय 1 रिवाइज करा दूं, उसके रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन आती है उसको सॉल्व करा दूं और किस तरीके से आपको आंसर देना होता है एमसीक्यू का, उसका पता होना भी जरूरी है। क्योंकि एमसीक्यू लगता आसान है बट इतना भी आसान नहीं होता। कई सारी चीजें आपको माइंड में रखते हुए अपने आंसर को सोचना होता है और उसके बाद फाइनल डिसीजन पे आपको टिक करना होता है। ठीक है, तो फटाफट से बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आई थिंक 35 क्वेश्चंस है, जिसको 1 बाय 1 हम देखते हैं और क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शंस को समझेंगे और उसके बाद फाइनली हम अपने आंसर को चुनेंगे कि क्या आंसर उसके लिए होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस तो सच में ही बहुत आसान होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन सच में ही बहुत अच्छे भी होते हैं, जिसको भी समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ेगा। चलिए जी, शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आता है, बात करता है इकोनॉमिक्स रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट बिकॉज, मतलब कि इकोनॉमिक्स कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन कहता है पहला, द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड आर फाइनाइट और स्कार्स। अगला कहता है कि इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बेस्ट एलोकेट आर स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई सोसाइटीज अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। तीसरा कहता है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस और चौथा कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे हिसाब से आपको क्या लग रहा है वो आप बताइए। कोशिश करना कि आप जितने भी अटेम्प्ट कर रहे हो एक बार इसको रफली अटेम्प्ट करो मेरे साथ साथ, अपने आंसर मेरे आंसर से पहले बताओ और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने क्या आंसर लगाया, या फिर एक एक करके बताना चाहो वो बता सकते हो। अदरवाइज आप ओवरऑल बता सकते हो कि सर 35 क्वेश्चन हमने किए आपके साथ साथ और 35 में से हमारे 25 ठीक थे, 30 ठीक थे, पूरे 35 के 35 ठीक थे। वॉट एवर इज द रिजल्ट, शेयर करो मुझसे कमेंट में ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, आपको बता पाऊंगा कि कहां आप कमी कर रहे हो और क्या आपको करना चाहिए इसको दूर करने के लिए। ठीक है ना? तो कोशिश करना कि मेरे साथ साथ आप सॉल्व करो और मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर मार्क कर लो। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यहां पे कि इकोनॉमिक्स में कहा जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों है ऐसा? तो फर्स्ट है कि रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स जो है वो स्कार्स है या फाइनाइट है। तो ऑब्वियस ही बात है, रिसोर्सेज जो है हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड, लेकिन इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज है वो हमेशा स्कार्स में होते हैं, कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही पॉइंट कह गया। Crucial to understand how can we best allocate our scarce resources to satisfy society's unlimited wants and need। मतलब कि भैया यूटिलाइजेशन कैसे करना है हमारे रिसोर्सेज का, ये एक बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है। ये भी ठीक कह रहा है। और जो रिसोर्सेज होते हैं उसके यूजेस जो होते हैं वो भी अल्टरनेटिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही पॉइंट ठीक कह रहा है, जिसके लिए हमें डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है और इकोनॉमिक्स उसके ऊपर नजर रखते हैं। तो जो आपका बेस्ट आंसर है वो यहां पे हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कह रहा है कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट है और टूल्स जो होते हैं उसको अप्लाई करता है। अगला कह रहा है इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अगला कहता है इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन और अगला कहता है बी एंड सी अबव। अब जरा ध्यान दो, आपने देखा बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स है? नहीं, हमने देखा था इसमें स्टैट्स भी है, इसमें मैथ्स भी है, इसके अंदर कॉस्टिंग भी है, इसके अंदर कैपिटल बजटिंग टाइप की चीजें भी है, बहुत सारी इसके अंदर चीजें अप्लाई होती हैं, तब जाके पूरा ये कंप्लीट अपने आप में बनता है। तो क्या सिर्फ इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के एब्स्ट्रैक्ट और टूल्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इकोनॉमिक थ्योरी का? इकोनॉमिक थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो कि बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है, बिल्कुल है। और इसके अंदर और भी टूल्स हैं मल्टीपल डिसिप्लिन के, जैसे कि आपके मैथमेटिक्स था, स्टैटिस्टिक्स था, या फिर कॉस्टिंग था, मैनेजमेंट था, अकाउंटेंसी था, व्हाटएवर। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ए अपने आप में कंप्लीट नहीं है, बी भी कंप्लीट नहीं है, सी भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर आप बी और सी को जोड़ दोगे, मतलब बी और सी दोनों को जोड़ दोगे, तो आपका जाके बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि इसमें इकोनॉमिक्स की बात कर दिया और इसमें बाकी डिसिप्लिन की बात कर गया। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा उसका फाइनल आंसर निकल के आएगा। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकोनॉमिक्स we use the term scarcity to mean, scarcity का हम वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? Absolutely scarcity and lack of resources in less developed countries। कह रहा है बिल्कुल स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज नहीं है, कहां पे? लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। रिलेटिवली स्कार्सिटी, स्कार्सिटी इन रिलेशन टू दी वांट्स ऑफ सोसाइटी। कह रहा है रिलेटिव स्कार्सिटी है, जिसका मतलब क्या है कि स्कार्सिटी जो है वो वांट्स के रिलेशन में है।
स्कार्सिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ बिजनेस फेलियर और नेचुरल कैलेमिटीज, मतलब बिजनेस जब फेल होने लगता है तब स्कार्सिटीज होती है, उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज के अंदर जो स्कार्सिटी अराइज होती है उसकी बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स में। अगला कहता है स्कार्सिटी कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन बाय द रिच, मतलब रिच जो है वो एक्सेसिव कंजम्पशन कर लेते हैं जिसके वजह से स्कार्सिटी होती है। तो आप बताइए हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं। तो एक सिंपल सा टर्म है, ये कह गया कि लेस डेवलप्ड कंट्री, हमने कहा है भैया स्कार्सिटी तो सभी कंट्री के लिए होता है, तो ये अपने आप में गलत है। स्कार्सिटी तब होता है जब बिजनेस फेल होता है, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज आती है, ये भी अपने आप में गलत है। ये स्कार्सिटी तो हमेशा ही रहता है, हर कंपनी के लिए रहता है और हर वक्त रहता है। स्कार्सिटी इसलिए होता है क्योंकि रिच की कंजम्पशन ज्यादा होती है, ऐसा भी नहीं रिच के लिए भी स्कार्सिटी है, ऐसा नहीं है उसके लिए स्कार्सिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आपका बेस्ट और परफेक्ट आंसर है वो ये कि दिस इज रिलेटिव स्कार्सिटी, दैट इज स्कार्सिटी इन रिलेशन टू दी वांट्स। अब ऐसे स्कार्सिटी नहीं है, लेकिन आप वांट्स से कंपेयर करने जाओगे तब स्कार्सिटी पड़ जाती है। किसी भी व्यक्ति के पास जो रिसोर्सेज है, अगर मैं सोचूं कि मुझे बहुत सारी इच्छाएं ना हो तो मेरे पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत है, लेकिन अगर मैं अपनी सारी इच्छाओं को टटोले लग जाऊं कि भैया ये भी करना है वो भी करना है, तो लगेगा यार अभी इतना कुछ नहीं है, अभी तो जरूरत है और कुछ डेवलप करने की अपने रिसोर्सेज को। तो कहने का मतलब है रिलेटिव होता है, रिलेटिव है इन कंपैरिजन विद वांट्स। आगे बढ़ते हैं। What implications does resource scarcity have for satisfaction of want? क्या कह रहा है? What implications does resource scarcity have for the satisfaction of want? Number one, not all wants can be satisfied. कह रहा है कि जो भैया सारे wants है वो satisfy नहीं हो सकते। We will never be faced with the need to make choices. We must develop way to increase our individual wants. The discovery of new natural resources is necessary to increase our ability to satisfy wants. तो क्या कह रहा है कि भैया क्या implications हैं रिसोर्स स्कार्सिटी की अगर हम अपने wants को satisfaction की बात करें तो भैया पहला पॉइंट कह गया कि भैया कुछ कर लो, तुम कुछ भी कर लो, अपने सारे wants को satisfy नहीं कर सकते। क्या ये सही कह रहा है? अगला कह रहा है कि we will never be faced with the need to make choices. हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हम choices को फेस करें, हमें चुनना पड़े, ऐसा हम नहीं चाहते। We will develop ways to decrease our individual wants. हमें ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे कि हम अपने इंडिविजुअल वांट्स को कम कर सकें। अच्छा जी, वांट्स ही कम कर लो, बात ही खत्म, रिसोर्सेज अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, हमें नए नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी करनी चाहिए जिससे कि हम वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया ये तो परम सत्य है कि आपके वांट जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, आप चाहे जो मर्जी कर लो। तो इंप्लीकेशन क्या निकल के आता है? वो यही निकल के आता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? ऐसा कौन सा है जो कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब क्या होगा? नॉर्मेटिव आपको ना कई बार आएगा। नॉर्मेटिव का मतलब है जो ओवरऑल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हो प्रॉब्लम्स के ऊपर, ओवरऑल टू द मैक्स एक्सटेंट, तो उस टाइप के स्टेटमेंट को हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना है। पहला कह रहा है प्लान्ड इकोनॉमिक्स एलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो प्लान्ड इकोनॉमिक्स होती है वहां पे जो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं वो किए जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। अगला कह रहा है मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमिक्स हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑफ फेलिंग आउटपुट एंड राइज प्राइस ओवर द पास्ट डिकेड्स। देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी इन मार्केट इकोनॉमिक्स देन प्लान्ड इकोनॉमिक्स। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। अब देखो क्या कह गया यहाँ पे, ओवरऑल जो आपको देखना है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब ऐसी स्टेटमेंट कौन सी लिखी हुई है जो कि ओवरऑल इंपैक्ट डाल रही होगी और वो एट लार्ज लोगों पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लान्ड इकोनॉमिक्स एलोकेट करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जरिए, अगर रिसोर्सेज को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जरिए एलोकेट किया जाएगा तो ये तो सोशलिस्ट की बात हो गई, जो कि हम कभी भी अच्छा नहीं मानते। तो नॉर्मेटिव है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमिक्स हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउट एंड राइजिंग प्राइस ओवर दी पास्ट डिकेड। कह रहा है कि भैया जो एक्सपीरियंस किया गया है कि आउटपुट जो है वो फॉल कर रहे हैं और जो हमारे प्राइजेस हैं वो हमारे राइज कर रहे हैं, ऐसा पास्ट डिकेड में देखा गया है। तो ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो प्रॉब्लम बता रहा है एक तरीके से। देयर इज अ बिगर डिग्री, हमें क्या चाहिए? ऐसा सॉल्यूशन जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कवर करता हो एट अ लार्ज। देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी इन मार्केट इकोनॉमिक्स देन प्लान्ड इकोनॉमिक्स। कह रहा है मार्केट इकोनॉमी में जो है वो कंज्यूमर सोवरेनिटी की डिग्री जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लान्ड इकोनॉमिक्स। तो ये तो ठीक है, ये तो सही कह रहा है कि ऐसा होता है, लेकिन क्या करना है इसका? ये तो अगेन क्या बता रहा है? एक स्टेटमेंट दे रहा है विच इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन। अगला, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। ये है एक अपने आप में कंप्लीट आंसर कि मिक्स्ड इकोनॉमी की जो मेजर प्रायोरिटी होती है वो क्या कि इनइक्वालिटी रहेगी तो
रहेगी तो, इनइक्वालिटी हटा दोगे तो मिक्स नहीं होगा, फिर तो सोशलिस्ट हो जाएगा, इक्वल कर दिया आपने तो इनइक्वालिटी रहेगी तो, लेकिन उसको रिड्यूस करना है जितने हद तक आप कर सकते हो, ये प्रायोरिटी रहती है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, और ये होना चाहिए। तो दिस इज दी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, तो ये आपका यहां पे परफेक्ट आंसर बनता है। अगला आता है, इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्कार्सिटी इंपोजेस लिमिटेशन ऑफ, स्कार्सिटी जो है वो लिमिटेशन किसके ऊपर लगाती है, हाउस होल्ड, बिजनेस फॉर्म, गवर्नमेंट एंड द नेशन एज अ होल। हाउस होल्ड, बिजनेस फॉर्म, नॉट गवर्नमेंट। अच्छा, स्कार्सिटी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगता, ऐसा कह रहा है। लोकल स्टेट गवर्नमेंट बट नॉट फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगता, ऐसा कह रहा है। हाउस होल्ड गवर्नमेंट बट नॉट बिजनेस फॉर्म, बिजनेस फॉर्म में नहीं लगता, ऐसा कह रहा है। बिजनेस फॉर्म गवर्नमेंट और नेशन पे नहीं लगता, ऐसा कह रहा है। तो पहला पॉइंट कह रहा था भैया हाउस होल्ड, बिजनेस फॉर्म, गवर्नमेंट, नेशन सब पे लगता है, बिल्कुल सही कह रहा है। स्कार्सिटी जो है वो तो पूरी कंट्री वाइड होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, इवन दो वर्ल्ड वाइड होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर स्कार्सिटी इंपोज नहीं होता। स्कार्सिटी की जो लिमिटेशन है वो सबके लिए है, चाहे कोई भी हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? तो सिंपल टर्म इसमें समझाने वाली सी कोई बात है नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप अप्लाइड कहते हो, एग्रीगेट कहते हो, एक्सपेरिमेंटल कहते हो, या कुछ भी नहीं कहते। तो आपको ध्यान होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो एज अ होल बात करता है। एज अ होल मतलब वो काफी चीजों को जोड़ के चलता है, जोड़ के चलता है मतलब एग्रीगेटली वो बात करता है काफी इंडस्ट्रीज की इन अ बल्क, इन अ नेशन वाइड। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको कहा जाता है एज अ एग्रीगेट इकोनॉमिक। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? देखते हैं जी। एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज्ड। कह रहा है जी प्राइस क्या होगी फूड की और क्वांटिटी क्या हम परचेज करेंगे, इसके बीच की एनालिसिस जो है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस है। डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ऑफ ईच पर्सन शुड बी गारंटेड, डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस फॉर द फूड, डिटरमाइनिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। देखो आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए। क्या कह रहा है? एनालिसिस के लिए, और वो पॉजिटिव। तो अगर आप डिटरमाइन करोगे कि हाउ मच इनकम ऑफ ईच पर्सन शुड बी गारंटेड, कितना इनकम जो है हर एक व्यक्ति को गारंटेड किया जा सकता है, क्या किसी प्रकार की एनालिसिस है? बिल्कुल भी नहीं। हाउ डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस फॉर द फूड, किसी फूड की फेयर प्राइसिंग को फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना, क्या ये किसी प्रकार की एनालिसिस है? बिल्कुल भी नहीं। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के आउटपुट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या ये भी किसी प्रकार की एनालिसिस है? बिल्कुल भी नहीं। एनालिसिस ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द फूड एंड क्वांटिटी परचेज, इसके बीच के रिलेशनशिप को एनालाइज करना, ये है आपकी इकोनॉमिक एनालिसिस। कि भैया प्राइस जो होता है उससे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंसी आती है, क्वांटिटी कम हो जाएगी अगर प्राइस ज्यादा होगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप का एक आपस का रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप की एनालिसिस को कहते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। एक चीज ध्यान रखना है आपको जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, क्या कि एमसीक्यूज के अंदर आपको सही आंसर ढूंढना है, ये तो है ही, एक चॉइस है ही कि आपको करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। साथ ही में दूसरा काम आपको ये भी करना होता है कि आपको फॉल्स आंसर को एलिमिनेट करना होता है। अगर आप दो तरीके होते हैं, तो करेक्ट ढूंढ ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गलतों को ढूंढ के हटाओ। गलत जब हट जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो बचेगा वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि दो आंसर है जो करेक्ट है, ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब आपको लगेगा कि दो आंसर है, चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि उससे मिलते जुलते हैं और कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, तो आपको देखना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट करेक्ट, मैक्सिमम करेक्ट कौन सा है। तो उस केस में आप देखोगे जो बिल्कुल ही लिटरली उठे के शब्द आए होंगे आपके उस टॉपिक से, उस कंटेंट से, वो माने जाते हैं मोस्ट करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इस टाइप की सिचुएशन भी आती है, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखते हुए उसको सॉल्व करना होता है। अगला सवाल कहता है स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है स्टडी कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट को जब बढ़ाया जाता है तो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर उसका इफेक्ट आता है। इस टाइप की स्टडी जो है वो किसका एग्जांपल मानी जाएगी? मैक्रो का, डिस्क्रिप्टिव का, माइक्रो का, या फिर नॉर्मेटिव का? तो बताएं फटाफट से क्या आंसर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप बात कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की, किसी कंपनी की, किसी इंडस्ट्री की, नहीं, आप बात कर रहे हो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट जो कि एप्लीकेबल होता है सभी कंपनीज के ऊपर इन अ कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि निकाला जाएगा नेशनल का, मतलब अगेन ये पूरी कंट्री वाइड बात कर रहा है। जब हम पूरी कंट्री वाइड या जब एक एज अ होल बात कर रहे होते हैं तो हमेशा जो अप्लाइड होता है वो कौन सा होता है? हमारा जो स्टडी होती है वो किसकी होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। 9th का ए आंसर आपका हो जाएगा। 10th सवाल देखते हैं फटाफट से। कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच। कह रहा है मैक्रो ध्यान रखना, मैक्रो को सजेस्ट नहीं करता। जीएनपी नहीं करता, ये नहीं देखना, करता है। मैक्रो को जीएनपी करता है, ये कह रहा है डज नॉट। नाम में आंसर देना है कि ऐसा कौन सा जो मैक्रो के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड, आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन रेट,
एनालिसिस द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। तो देखो मैक्रो कभी भी लार्ज की बात करता है, जीएनपी मैक्रो का पार्ट होता है, इन्फ्लेशन मैक्रो का पार्ट होता है, एक इंडस्ट्री की फेलियर की बात हो रही है, ये भी मैक्रो का पार्ट होता है, लेकिन एक कंपनी की फेलियर की बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी एबीसी लिमिटेड, तो ये मैक्रो नहीं है, ये माइक्रो का पार्ट है। ठीक है ना, तो आपको पूछा गया कौन सा मैक्रो नहीं है, तो ऑब्वियस बात है बी जो है वो आपका मैक्रो नहीं है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 लोग हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कह रहा है राम कह रहा है माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर। कृष्ण जी कह रहे हैं डोंट वरी प्राइस इंक्रीज विल कंपनसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड। कह रहा है जो भी आपकी क्वांटिटी में कम हुआ है प्राइस इंक्रीज से वो कंपनसेट हो जाएगा। विनोद कह रहे हैं क्लाइमेट अफेक्ट क्रॉप इल्ड, सम ईयर आर बैड अदर आर गुड। ये एक जनरल सी बात कह रहा है, भैया क्लाइमेट जो है उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी क्रॉप्स पे, कुछ साल बुरे होते हैं कुछ साल अच्छे होते हैं। मधु जो है ये कहती हैं द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट आवर इनकम विल नॉट फॉल। गवर्नमेंट को गारंटी देनी चाहिए कि हमारी जो इनकम है वो गिरेगी नहीं, चाहे क्लाइमेट कैसा भी रहे, हमारी जो इनकम है वो एज सच मेंटेन रहेगी। तो इन दिस कन्वर्सेशन द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज मेड बाय, कह रहा है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, अगेन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट मीन्स a problem having a solution, a problem with a solution giving the impact to all, मतलब इन लार्ज जिसका इंपैक्ट पड़ रहा हो, ऐसी स्टेटमेंट कौन सी है। तो अगेन ये भाई साहब एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इन्होंने सॉल्यूशन बताया लेकिन ये सब पे नहीं होगा, सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो अगेन ये भी यहां पे कवर नहीं किया जाएगा। ये एक साधारण सी बात बोल गए तो कुछ क्या प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन है, तो उन्होंने मिक्स स्टेटमेंट दे दिया। पर मधु जो कह रही है वो एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसका इंपैक्ट जो होगा वो सब पे पड़ेगा, तो इसलिए जो इसके अंदर से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा वो किसका कहलाएगा, मधु का। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आती है। अगला सवाल देखते हैं, 11th के बाद 12th आता है हमारे पास, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कार्सिटी। कह रहा है कंसीडर करना है इनको और हमें बताना है कि क्या कोई सी ऐसी इकोनॉमी है जो कि बिना स्कार्सिटी के है। देखते हैं जी, पहला पॉइंट कह रहा है द प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट पीपल वर फार्मर। कह रहा है जी इंडिपेंडेंट से पहले की इकोनॉमी जो थी इंडिया की, जहां पे ज्यादातर लोग क्या हुआ करते थे, हमारे फार्मर। कह रहा है मिथिकल इकोनॉमी जहां पे सभी लोग क्या होंगे, बिलियनियर होंगे। एनी इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स पीपल। कह रहा है ऐसी इकोनॉमी जहां पे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी लोगों में इक्वली। फिर कह रहा है नन ऑफ द अबव। कह रहा है भैया ऐसी कौन सी इकोनॉमी जहां पे स्कार्सिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने क्या देखा है भैया, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम तो हर जगह रहेगी, कैसी भी इकोनॉमी हो हर जगह होती है। 3 टाइप की हमने इकोनॉमी देखी थी और तीनों में ही स्कार्सिटी की प्रॉब्लम थी, ऑल दो उसको मैनेज करने के तरीके अलग अलग थे। तो इसलिए यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ऐसा कोई केस ही नहीं बन सकता, किसी भी सिनेरियो में कोई भी समय रहा हो आपकी स्कार्सिटी वहां पे थी और होपफुली आगे भी रहेगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कह रहा है इनमें से कौन सा जो माइक्रो का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राइस ऑफ मैंगो, ध्यान देना फिर से नहीं कह रहा है, नॉट, माइक्रो नहीं है। प्राइस ऑफ मैंगो माइक्रो है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, फायर ट्रक की प्रोडक्शन फायर डिपार्टमेंट के लिए। द क्वांटिटीज ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड फॉर द मैंगोज मार्केट। द नेशनल इकोनॉमी एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, नेशनल अगेन बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स की ग्रोथ की बात कर रहा है, तो ये क्या माइक्रो है या मैक्रो है। तो ऑब्वियस ही बात है जहां पे नेशनल किसी भी चीज की एनालिसिस की बात होती है, स्टडी की बात होती है, तो वो चला जाता है हमारा मैक्रो का पार्ट। प्राइस मैंगो एक माइक्रो डील है, कॉस्ट की बात कर रहा है, माइक्रो की बात कर रहा है। क्वांटिटी जो प्रोड्यूस किए जाएंगे मार्केट के लिए, अगेन ये भी माइक्रो की बात कर रहा है। पर नेशनल इकोनॉमी एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा है, तो ये कहां चला गया, मैक्रो पे चला गया। हमें यही पूछा था कि माइक्रो कौन सा नहीं है, तो ये वाला जो है ये हमारा माइक्रो नहीं है क्योंकि ये मैक्रो का पार्ट है। अगला कह रहा था ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर कौन सी थ्योरी डील करती है। तो आपको पता भी है रिसोर्सेज तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है और वो हमेशा डील किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इसके अंदर ज्यादा ऑप्शंस को देखने की आवश्यकता है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट ही नहीं है। अच्छा जी, शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस, क्या हमारी फर्म जो है वो बिजनेस में होनी चाहिए। अच्छा, हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस एंड किस प्राइस पे, कितना बनाए, कितना प्रोड्यूस करें और किस प्राइस पे करें। कह रहा है हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस इन द मार्केट, मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट को लाया जाएगा। और कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डिक्रीज किया जाएगा। ये अपनी प्रॉब्लम थी, बिजनेस इकोनॉमिक्स डील करेगा, ये भी अपनी प्रॉब्लम थी, बिजनेस इकोनॉमिक्स डील करेगा, ये भी अपनी प्रॉब्लम थी, बिजनेस इकोनॉमिक्स डील करेगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिक्रीज होगी इकोनॉमी की, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स थोड़ा ना बताएगा। इकोनॉमिक्स का पार्ट है लेकिन क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, नहीं। बिजनेस इकोनॉमिक्स तो एक इंडिविजुअल एक एंटरप्राइज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो भी उसके प्रॉब्लम्स होते हैं उसको दूर करने का एक टूल है जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो इस चीजों को कवर यहां पे नहीं करता। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ध्यान देना, लेकिन
बिजनेस इकोनॉमिक्स का नहीं है। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अब अगेन फिर से कौन से इसमें से नॉर्मेटिव है ये आपको पहचानना है। कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। कह रहा है इकोनॉमिक जो है वो सोशल साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। ये भी ठीक बता रहा है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये तो एक एक्चुअल फैक्ट बता रहा है एक तरीके से आपको। कह रहा है मिनिमम वेज रेट जो है वो रेज कर देना चाहिए 200 रुपए पर डे पे। अच्छा, इंडिया स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन नेशनल डिफेंस। कह रहा है इंडिया जो है नेशनल डिफेंस पे पैसा ज्यादा खर्च करता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। आपको बताना है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट कौन सा होगा, इकोनॉमिक, ठीक है ना, नॉर्मेटिव भी और इकोनॉमिक भी। तो मतलब क्या है कि वो ऐसा आपको स्टेटमेंट बताना है जो कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो, जो कि अगर आप ढूंढेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपका इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज अ एस्टिमेशन। क्या ये एग्जैक्ट कोई रिजल्ट है, कोई फिगर्स में कोई परफेक्टनेस के साथ कोई बात हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये यहां पे बेटर सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन ही नहीं है, तो एक स्टेटमेंट था। तो आपका जो बेस्ट सॉल्यूशन निकल के आता है वो आता है आपका सी, जो कि बात करता है द मिनिमम वेजेस शुड बी रेज्ड टू 20 पर डे। मतलब ये सभी के लिए हो जाएगा, जो भी वेज के अंदर काम कर रहे हैं इन सभी के ऊपर इनका इंपैक्ट जाएगा, जिसको कहा जाएगा कि उनका जो मिनिमम वेजेस उनको प्रोवाइड किया जाएगा एक दिन का, वो किया जाएगा 200 रुपए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उनको 200 रुपए तक बढ़ा देना चाहिए, जिसका इंपैक्ट ओवरऑल सबके ऊपर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो उनकी पुअरनेस की, पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इससे सॉल्व होगी एट अ लार्ज लेवल। तो इसलिए इसका आंसर आ जाता है वो आपका आता है सी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ जी दोस्तों, हम चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ टॉपिक ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कह रहा है इनमें से किसको कंसिडर किया जाता है एज अ टॉपिक ऑफ स्टडी इन मैक्रो। तो अगेन आपको मैक्रो वर्ड से ढूंढना है कि मैक्रो से रिलेटेड कौन सा टर्म है यहाँ पे। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। अच्छा, द इफेक्ट ऑफ स्टील प्राइसेस व्हेन मोर स्टील इज इंपोर्टेड। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट। ओहो, इन्फ्लेशन वर्ड यूज कर दिया है तो। ऑन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन इंडिया। द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी एंड क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम। तो देखो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओवरऑल अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी या उसके सब्जेक्ट के ऊपर कौन सी स्टडी है। तो ऑब्वियस ही बात है इन्फ्लेशन रेट वाला। अगर मैं ऐसे इसको सीधा आंसर को जाऊं, बट अगर मैं एलिमिनेशन के थ्रू चलूंगा तो इंक्रीज करना वेजेस को और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेरिजन का इफेक्ट, तो ये बेसिकली क्या है, ये मैक्रो का पार्ट तो है ही नहीं। स्टील प्राइसेस का अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा स्टील प्राइसेस के ऊपर, ये भी मैक्रो से रिलेटेड नहीं है, ये भी माइक्रो के ऊपर का कंटेंट है। इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी ऑन द क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम्ड। मतलब कि टी की क्वांटिटी कंजम्पशन के बेस पे कॉफी के प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसकी स्टडी, ये भी अगेन मैक्रो का पार्ट आपका नहीं हो जाता। ये एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहा है विच इज अगेन डील्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन्फ्लेशन रेट के इफेक्ट की कंपैरिजन, उसकी स्टडी जो है वो कहीं ना कहीं डिफाइन करती है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स को। इसको आप डायरेक्टली भी ढूंढ सकते थे, इस आंसर में आपको बाकी स्टेटमेंट की नेगेटिविटी ढूंढने की जरूरत नहीं है एज सच। अगला सवाल आता है द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज। बताएं जी, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो कह रहा है पॉजिटिव इकोनॉमी एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। नॉर्मेटिव जो है वो फाइंड करती है रीजन ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। अच्छा, ऐसा है क्या, नॉर्मेटिव जो है वो क्या रीजन ढूंढती है पुअर परफॉर्मेंस का। पॉजिटिव इकोनॉमी डिस्क्राइब्स द फैक्ट ऑफ द इकोनॉमी। पॉजिटिव जो है वो फैक्ट बताती है। नॉर्मेटिव इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेदर सम ऑफ दीज आर गुड्स और बैड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो नॉर्मेटिव है वो क्या करती है, वो ढूंढती है कि इवैल्यूएट करती है कि जो भी डिसीजन बताया गया वो अच्छा है या बुरा है लोगों के भले के लिए, लोगों के भले के लिए, मतलब एट लार्ज उसका इफेक्ट पड़ता है, जो कि हम पीछे के कई सारे क्वेश्चनों में देखते आ रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। अगला कह रहा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब द फैक्ट। नॉर्मेटिव जो है वो फैक्ट बताती है और पॉजिटिव जो है वो इवैल्यूएट करती है कि क्या अच्छा क्या बुरा है लोगों के भले के लिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्राइब व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब। और पॉजिटिव जो है वो प्रिस्क्राइब करती है, नॉर्मेटिव जो डिस्क्राइब करती है। तो एज सच अगर मैं आपको पीछे से जो नॉर्मेटिव कार्य बताता आ रहा हूं उसके हिसाब से आपका बी ही आंसर परफेक्ट निकलता है। दैट मीन्स कि पॉजिटिव जो है वो सिर्फ फैक्ट बताता है, भैया इकोनॉमिक की सच्चाई बता दी, दैट इज पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव की बात करें तो वो इवैल्यूएट करता है कि कोई भी ऐसा कोई कंटेंट, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिससे कि ये पता लगता है कि ये अच्छा है या बुरा है एज अ वेलफेयर ऑफ द
पीपल एट लार्ज। ठीक है ना, तो पीछे हमने कई सारे क्वेश्चन में ऐसा देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी और अदरवाइज भी आपका जो डी आंसर है वो 18 का परफेक्ट आंसर बन जाता है। 19th की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कह रहे हैं इनमें से क्या है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आता। कैपिटल विजिटिंग आपने देखा था, रिस्क देखा था, बिजनेस साइकिल तो इस सब्जेक्ट का मतलब जो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो इसका एक लास्ट चैप्टर एक तरीके से बिजनेस साइकिल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं देखा, तो आपसे नॉट ही पूछा गया है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताना है। अकाउंटिंग आता है लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिक एरिया होगा जो आपकी अकाउंट्स में डील किया जाता है, तो उसका बिजनेस इकोनॉमिक्स में कोई यूज नहीं है एज सच। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। कह रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर। अच्छा जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, ध्यान देना, गलत ढूंढना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिस्टिक्स। कह रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसका कनेक्शन है स्टैट्स के साथ, अच्छी बात है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है नॉर्मेटिव, अच्छी बात है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉट वरी अबाउट मैक्रो। मैक्रो की वेरिएबल्स के ऊपर बिजनेस इकोनॉमिक्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो देखो आपने क्या देखा, इनकरेक्ट बताना है। आपने क्या ऐसा पढ़ा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैक्रो का कोई रोल नहीं होता। हमने देखा था कि माइक्रो जो है वो हर्ट है, कोई बात नहीं, माइक्रो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्रो का इंपैक्ट भी पड़ता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर और उसको भी कंसिडर करना जरूरी है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, तो क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्रो के वेरिएबल्स को भी आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कवर करना होता है, कंसिडर करना होता है। आगे बढ़ते हैं। 21 आता है इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्कार्स रिसोर्स बिकॉज दे आर। कह रहा है इकोनॉमिक्स गुड जो है वो स्कार्स रिसोर्स बिकॉज दे कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी। इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्कार्स बिकॉज दे कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग सोशल रिक्वायरमेंट, आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स। क्या कह रहा है कि भैया इकोनॉमिक्स गुड जो है उसको स्कार्स क्यों कंसिडर किया जाता है, क्यों 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 ऐसा होता है। कैन नॉट बी इंक्रीज क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ाई जा सकती है, इस वजह से गलत कह रहा है। डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी, इतनी एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं है जिससे कि सेटिस्फाई किया जा सके रिक्वायरमेंट जो भी हमारी सोसाइटी की है, सही कह रहा है। प्राइमरी इंपॉर्टेंस सेटिस्फाइंग सोशल रिक्वायरमेंट, क्या ऐसा होता है कि हम इकोनॉमिक गुड से पहले सोशल रिक्वायरमेंट की जो इंपॉर्टेंस है उसको सेटिस्फाई करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लिमिटेड है क्योंकि मैनमेड गुड्स है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो आपका परफेक्ट आंसर है वो ये निकल के आता है कि भैया इकोनॉमिक गुड्स को क्यों स्कार्स समझा जाता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन कभी भी उतनी एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं होते जिससे कि पूरी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आता है इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। कह रहा है फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, वोटिंग डन बाय कंज्यूमर्स। वोटिंग डन बाय कंज्यूमर्स। अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी याद रखना, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और द लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो ऑब्वियस सी बात है जहां फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है वहां पे जो एलोकेशन किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, कंज्यूमर ड्रिवन होता है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही एलोकेट किया जाता है रिसोर्सेज को। कंज्यूमर किस चीज को चाहता है, क्या उसकी डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एलोकेट करते हैं अपने रिसोर्सेज को। अगला आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूज डैश एज अ प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। कैपिटलिस्ट जो है वो क्या यूज करता है, प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने पढ़ा तो ओवरऑल नक्शल में हमने पूरी को निचोड़ के निकाला था कि दिस इज अ काइंड ऑफ प्राइस मैकेनिज्म या फिर मार्केट मैकेनिज्म। तो उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, प्राइस। प्राइस के बेस पे ही सारे रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट होने के डिसीजन जो है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, प्राइस मैकेनिज्म कह सकते हो आप इसको कंप्लीटली। नाउ 24th क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डिसएडवांटेजेस of allocating resources using market system. Income will tend to be unevenly distributed. People do not get food of their choice. Men of initiative and enterprise are not rewarded. Profit will be tend to be low. कह रहा है which of the following considered as disadvantages. क्या इसमें से गलत है, लेकिन किस बारे में, allocating resources के बारे में। आप ध्यान देना, income will tend to be unevenly distributed. गलत तो है लेकिन क्या allocating resources का कोई लेना है, नहीं। People do not get food of their choices. कह रहा है जी उनको जो गुड्स हैं वो उनके चॉइसेस के नहीं मिलते, जो उनको चॉइसेस हैं उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग उनको गुड नहीं मिलते। क्या एलोकेटिंग रिसोर्सेज से रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट
रिवॉर्डेड। जो इनिशिएटिव्स वगैरह करते हैं या फिर जो नई नई इन्वेंशंस वगैरह करते हैं उनको इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। क्या ये एलोकेशन से रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी तक की जो भी चीज हमने देखी, क्या ये एलोकेशन से रिलेटेड थी? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट विल टेंड टू बी लो, प्रॉफिट हमारा कम होता है, क्या ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है? नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमसे ये क्या पूछ रहा है कि डिसएडवांटेजेस बताने हैं, हमें डिसएडवांटेज बताना है एलोकेटिंग रिसोर्सेज का। तो एलोकेटिंग रिसोर्सेज को अगर हम अलग तरीके से मतलब रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं तो किसको एज अ डिसएडवांटेज क्रिएट मतलब कंसिडर किया जाता है? किस चीज को, इनमें से किन चीजों को हम मार्केट सिस्टम के अंदर डिसएडवांटेज एज अ कंसिडर करते हैं फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज? तो पीपल डू नॉट गेट गुड्स फॉर देयर चॉइसेस, ये इसका पार्ट नहीं है। मैन ऑफ इनिशिएटिव को रिवॉर्ड नहीं किया जाता, ये भी इसका पार्ट नहीं है। प्रॉफिट हमारा कम होता है, ये भी इसका पार्ट नहीं है। जो इसका मेन पार्ट निकल जाता है वो निकल जाता है ए, इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी? कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि मार्केट इकोनॉमी में अप्लाई नहीं होती? फॉर्म डिसाइड whom टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, ये अप्लाई होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। मार्केट इकोनॉमी में ऐसा तो अप्लाई होता है ना, फॉर्म डिसाइड करती है कि इसको हायर करना है, क्या प्रोडक्शन करनी है। फॉर्म एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऐसा भी देखा आपने कि फॉर्म मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट को। हाउस होल्ड डिसाइड विच फॉर्म टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम। जो हाउस होल्ड है, जो कंज्यूमर्स है, वो डिसाइड करते हैं कि भैया क्या काम करेंगे, क्या खरीदेंगे अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्स दैट गाइड द डिसीजन ऑफ द फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है यहाँ पे? मार्केट इकोनॉमी जहां पे होती है, आपने देखा मार्केट इकोनॉमी का मतलब कहां की बात कर रहा है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कहां होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जहां वो डिसीजन देती है फॉर्म्स और हाउस होल्ड के बदले, उनको फोर्स करती है उनके ऊपर काम करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कह रहा है विच स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई, कह रहा है मार्केट इकोनॉमी कौन सा स्टेटमेंट नहीं लगता? तो ये भी लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है, ये नहीं लगता। तो आपका फोर्थ हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर कुछ बातें हैं। क्या बातें कर रहा है? कह रहा है ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी। कह रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी में सारे डिसीजन सेंट्रल लेती है। अच्छा जी। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय प्राइवेट। अच्छा जी। इकोनॉमिक डिसीजन आर पार्टली टेकन बाय स्टेट, पार्टली टेकन बाय प्राइवेट और नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल कहां लेती है? सोशलिस्ट में। प्राइवेट कहां लेते हैं? कैपिटलिस्ट में। मिक्स्ड में कौन लेते हैं? प्राइवेट भी लेते हैं और स्टेट भी लेते हैं, दोनों के दोनों लेते हैं। पार्टली टेकन डिसीजन होते हैं इकोनॉमिक डिसीजन के, दोनों में उनका मिक्सचर होता है। तो कहना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो दोनों के मिक्सचर से ही बनता है। तो सी जो है वो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमी इज दैट ऑफ, सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमी इज दैट ऑफ कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। इसकी कंपैरिजन को कहते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम। गारंटी दैट द प्रोडक्शन अकर्स इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, इसकी गारंटी को हम सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। गारंटिंग अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम फॉर एवरेज सिटीजन, हर एक सिटीजन को एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम मिलेगा, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स के अंदर। या फिर एलोकेटिंग scarce resources in such a manner that society's unlimited needs or wants are satisfied in best possible manner, मतलब कि रिसोर्सेज कम है लेकिन उसको इस तरीके से एलोकेट करना ताकि जो सेटिस्फेक्शन है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में सोसाइटी को मिल पाए। तो ये है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो जो मेन आंसर आपका वो ये हो जाएगा। ये तीनों के तीनों आपके गलत थे। नेक्स्ट आता है आपके पास, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को कब चूज किया जाएगा? लेबर सरप्लस इकोनॉमी व्हेन द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज स्लोअर, जो हमारा कैपिटल का प्राइस है वो कम है। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी जहां पे रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है, दोनों में जो रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल है वो आपका क्या है? लोअर है। डेवलप्ड इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज बेटर, डेवलप्ड इकोनॉमी वहां पे टेक्नोलॉजी जो है वो आपका बेटर है। उसके बाद कह रहा है डेवलपिंग इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज पुअर। तो देखो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है कि आप मशीन के थ्रू आप ज्यादा आकर्षित हो एज कंपेयर टू लेबर। तो पहली बात तो आपकी कि कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी होनी चाहिए कि भैया वहां पे कैपिटल का सरप्लस होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब कैपिटल की जो प्राइस है, जो आपको इंटरेस्ट रेट है, जो आपको पैसा लगा रहे हो उसको, जो अगर आपने ब्याज पे उठाया या लोन लिया है तो उसका जो प्राइस है वो क्या है? कंपैरेटिवली कम। कैपिटल काफी है और प्राइस कम है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उस केस में आप कहां जाना चाहोगे? आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को चूज करोगे क्योंकि ये कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है, मतलब यहाँ पे लेबर की स्कार्सिटी है। यहाँ लेबर सरप्लस होगा, लेबर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां लेबर चूज करोगे, वहां आप कैपिटल क्यों चूज करोगे? डेवलप्ड इकोनॉमी की यहाँ पे बात ही नहीं आती, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेटर हो, इसकी यहाँ पे ऐसी कोई चर्चा ही नहीं होती है। और
ऐसी डेवलपिंग इकोनॉमी जहां पे टेक्नोलॉजी पुअर है, इस टाइप की भी इसमें कोई चर्चा नहीं होती। कैपिटल इंटेंसिव का मेन जरिए यही होता है कि कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी होनी चाहिए, मतलब कैपिटल ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लेबर, और दूसरा कि जो उनका रेट है, जो उसका प्राइस है, वो क्या होना चाहिए आपका, लोअर। तो उस सिचुएशन में आप उसको चूज करना पसंद करते हो। तो 28 का जो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not one of the four central question that study of economics is supposed to answer। कह रहा है कि जो हमने प्रॉब्लम देखी थी उन चारों में से इनमें से ऐसा कौन सा जो नहीं है। Who produce what? अच्छा जी। When are goods produced? How are goods produced? और who consumes what? तो बताओ जी इसमें से क्या है। तो कह रहा है who produce what? कौन क्या प्रोड्यूशन करेगा, ये एक प्रॉब्लम थी। When कब प्रोड्यूस किया जाएगा, क्या ये प्रॉब्लम थी, कुछ याद आ रहा है कि कब प्रोड्यूस किया जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम थी। Who consumes what? किसके लिए बनाया जाएगा, मतलब for whom to be produced, ये प्रॉब्लम थी। How मतलब लेबर या कैपिटल, what मतलब कैसे बनाया जाएगा, मतलब क्या बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, what to produce था प्रॉब्लम, for whom to produce था, उसी को लिखा गया who consumes what मतलब किसके लिए बनाया जा रहा है, और how लेबर या कैपिटल, ये भी हमारा प्रॉब्लम था। लेकिन कब बनाया जाएगा ऐसी तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो इसलिए यही है हमारा क्वेश्चन जो कि हमारे इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर कवर नहीं होता। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 30, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। क्या कह रहा है कि लार्जर प्रोडक्शन होगा इन गुड्स का, तो उसका मतलब है लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। तो बताएं जरा, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स या पब्लिक गुड्स। तो लार्जर प्रोडक्शन किसका होगा, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, जिससे कि फ्यूचर में हायर प्रोडक्शन होगी। तो ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर के हायर प्रोडक्शन के लिए आपको किन गुड्स की आवश्यकता होगी, दैट इज कैपिटल गुड्स। तो लार्जर प्रोडक्शन अगर कैपिटल गुड्स का होगा तो इसका ऑटोमेटिकली इंपैक्ट आएगा क्या, कि इससे ऑटोमेटिकली क्या इंपोज होता है कि जो हायर प्रोडक्शन होगा वो कहां होगा, फ्यूचर में। अगर आप पहले लार्जर प्रोडक्शन करोगे कैपिटल गुड्स का, तो उन कैपिटल गुड्स से और कैपिटल गुड्स जो है, जो आपकी प्रोडक्शन होगी वो और कहीं ना कहीं उससे इनहेंस होगी और उसके अंदर इंक्रीज आएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल गुड्स बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि बात करेगा द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। कह रहा है ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम बताओ जहां पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन्ड और कंट्रोल होता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास प्रॉफिट पर्पस के लिए। तो ऐसा आपने देखा था कहां पे, कैपिटलिज्म, ठीक है ना। सोशलिज्म था नहीं, मिक्स था नहीं, और कम्युनिज्म तो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो कैपिटलिज्म तो ऐसा जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जिनके हाथ में सब कुछ होता है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 32, जो बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस चीज की स्टडी करता है, कह रहा है एस्पेक्ट्स ऑफ स्कार्सिटी, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कार्सिटी, द नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल, बिग बिजनेस, द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंड पीपल। बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो किसकी बात करता है, आपका नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। स्कार्सिटी के ऊपर मैक्रो डील नहीं करता, बिग बिजनेस इसका मैक्रो डील नहीं करता। डिसीजन क्या लिया जाएगा इंडिविजुअल बिजनेस या पीपल के द्वारा, उसके ऊपर भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स डील या स्टडी नहीं करता। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टडी करता है वो किसका करता है, द नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ। फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है ये एडवांटेजेस है कहां का। तो आपने देखा सोशलिज्म में चॉइस की फ्रीडम थी, बिल्कुल नहीं। कैपिटलिज्म में बिल्कुल थी। कम्युनिज्म आपने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। नन ऑफ द अबव मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की नहीं है। इनको आपको कंफ्यूज नहीं किया जा रहा, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में भी फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। और अगर इन ऑप्शन में से हमें चूज करना हो तो ऑब्वियसली बात है किसमें होती है, कैपिटलिज्म के अंदर। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमम अंडर। कह रहा है एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी जो होती है वो कम से कम होती है किसके अंदर, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी और नन ऑफ द अबव। तो एक्सप्लॉयटेशन या फिर इनइक्वालिटी जो है वो मिनिमम होती है। मिनिमम कहां होती है बताएं जरा। तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाएगा इसके अंदर। मिक्स्ड के अंदर आपने क्या देखा कि इनइक्वालिटी को क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, मिनिमम लेवल पे लाया जाएगा। कैपिटलिज्म में आपने देखा कि एक्सप्लॉयटेशन और इक्वालिटी तो बहुत होती है, क्योंकि जो टैलेंटेड है वो आगे है, जो टैलेंट नहीं है, जिसके अंदर कोई भी टैलेंट ऐसा नहीं है या फिर कोई ऐसा कह सकते हैं ना क्लास वॉर नहीं है, तो वो बंदा पीछे रह जाएगा। सोशलिज्म में आपने देखा था कि भैया एक्सप्लॉयटेशन जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती, इनइक्वालिटी तो बिल्कुल नहीं होती है। तो कहने का मतलब है बिल्कुल मिनिमम लेवल पे अगर बात करें कि एक्सप्लॉयटेशन या इनइक्वालिटी कहां होता है, तो वो होता है सोशलिज्म इकोनॉमी के अंदर। कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा होता है, मिक्स्ड में होता है, उसको कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सबसे कम अगर बात करें इन तीनों में से कहां है तो वो है सोशलिज्म इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका 35 और लास्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस रेफर टू।
Price determined by force of demand and supply. Price determined by the seller in the market. Price determined by the external authority which is usually the government or none of the above. कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस जो है उसका मतलब क्या है। तो आपने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस जो होते थे वो होते थे आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जहां की जो प्राइजेस वगैरह है वो आपका डिमांड सप्लाई से तय नहीं किए जाते, मार्केट फोर्सेस को देख के तय नहीं किए जाते हैं। जो प्राइजेस होते हैं वो तय किए जाते हैं आपकी एक्सटर्नल अथॉरिटी के द्वारा, जो आपने देखा था वहां पे प्लानिंग अथॉरिटी जो थी वो तय करती थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है जो कि इसके पीछे जो कि प्राइस डिटरमाइन करती है, उसी को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइजेस। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया प्राइस उसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस, जहां पे कि डिमांड सप्लाई की फोर्सेस को नहीं देखा जाता, जो भी हमारे मार्केट है उसको भी वहां पे कंसीडर नहीं किया जाता, मार्केट मैकेनिज्म या फिर उसके फोर्सेस को भी इवैल्यूएट नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिसाइड किया जाता है एक्सटर्नल अथॉरिटी के द्वारा विच इज यूजुअली कॉल्ड द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपके सवाल थे 35। आई थिंक आपको बेस्ट तरीके से समझ में आए हो। किसी सवाल में कोई क्वेरी हो या किसी आंसर रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप मुझसे अलग से पूछ सकते हो, उसको कमेंट कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो। उसके भी जो फॉलो की गाइडलाइंस है, जो भी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड हो जाएंगी, जहां पे आपको इसके लिंक मिलते हैं जिसके थ्रू आप ये जो पीडीएफ है ये डाउनलोड कर पाते हो। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही बने रहिए, फटाफट से हम चैप्टर 2 कवर करेंगे। 3, 4, 5 5 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट एंड गुड लक।